कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके जो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा है वो काफ़ी परिवर्तनशील रहा है और उससे मुझे काफ़ी होप भी मिली है। बट उससे एक चीज़ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट समझ आई है कि हम युवा लोगों का काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट एंड एक तरह से आप कह लीजिए हमारा जो भागीदारी है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कॉन्फ्रेंस में हमें ना केवल ये पता चला कि क्लाइमेट चेंज से हमारे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट ये भी पता चला कि जो हमारे जो अब एक्शंस जो हम ले रहे हैं डेली लाइफ में, अगर हम पानी वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके जो आसपास के नेबरिंग देश हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषयों पे बात करी गई। क्लाइमेट फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। देन हमारी उस पर भी बात करी गई कि युवाओं का क्या रोल है एंड यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करी गई। तो ये मेन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसमें मेन मुद्दा ग्लोबल स्टॉक टेक का था एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव एंड कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्रेंस एज वेल। सो 2015 में हमारी पेरिस एग्रीमेंट साइन की गई थी तो उसका ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था। तो ग्लोबल स्टॉक टेक में हमें ये पता चला कि हम क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज को से कम्बैट करने के लिए किस अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एक्शन, कि हम 1.5 डिग्री जो हमारा गोल है कि इससे कम रखना है हमें टेम्परेचर राइज, हम उस पर कहाँ स्टैंड करते हैं और इन चीज़ों के बारे में बात करी। और ऊपर से हमने स्टोरी टेलिंग की काफ़ी बात करी बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड द मैसेज एंड टू शेयर द स्टोरीज ऑफ क्लाइमेट लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इन चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी बात करी। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव रहा इन दैट सेंस। वहाँ पे 200 कंट्री से ज़्यादा के प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और वहाँ के काफ़ी आदिवासी लोग आए थे और ये जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एंड पहला ये कि जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो आज तक बहुत ही देशों में देखा जा रहा है और वहाँ पे ऐसे भी लोग आए थे जिनका घर भी डूब चुका है, जिनके ज़िले जहाँ पे वो रहते हैं वो सब कुछ डूब चुका है और कुछ ऐसी भी जगह से आए थे जहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है हमारी लाइफ्स पे और हमारे जो हमारी लाइफ्स और जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ्स पे कितना पड़ रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की गई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका मुद्दा था वो था कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना चाहिए। सो ये हमारा मेन क्लाइमेट एम्बिशन है और अगर इससे ऊपर हमारा टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो इसके बाद काफ़ी क्लाइमेट कैटास्ट्रफी होगा। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और हमारा जो सी लेवल है, हमारे जो ओशन लेवल है वो ओशन वाटर जो सी लेवल है वो राइज़ करेगा अबाउट 10 मीटर्स, जिससे कि काफ़ी फ्लडिंग होगी इन द कोस्टल एरियाज़। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे वहाँ पे जाके पता चली और इस पे जागरूकता फैलाने की भी काफ़ी ज़रूरत है बिकॉज़ 1.5 डिग्रीज़ अभी हम 1.1 डिग्रीज़ पे हैं। तो अगर हम 1.5 डिग्रीज़ क्रॉस कर जाते हैं तो इसके बाद काफ़ी आपदाएँ आएंगी एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ इसका मेन व्हाट इट मीन्स इज जो हीट वेव्स हैं इंडिया में एंड स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे वाटर बहुत कंटामिनेटेड है एंड जो ग्राउंड वाटर लेवल है एक तो कंटामिनेटेड है और ऊपर से उसका जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो वाटर स्कार्सिटी जो है इंडिया में काफ़ी इसका इम्प्लीकेशंस देखा जाएगा एंड इंडिया का इसमें रोल ये रहा कि इंडिया इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि अभी G20 भी 2022 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। तो इंडिया इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ और वहाँ पे भी जितनी भी हमारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसका जो चैम्पियन एक तरह से इंडिया निकल के आया जब हमने बात करी कि हम तब तक इन डेक्लरेशंस पे साइन नहीं करेंगे। जैसे एक हेल्थ डेक्लरेशन थी, कुछ ऐसी डेक्लरेशन थी जिस पे इंडिया ने साइन करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो वेस्ट है, जो US UK जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन इमिट करते आए हैं, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली एंड इंडिया और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
उनका मेन कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये रहा है कि ये कंट्रीज़ डिस्पाइट इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, एक तो हमारे जो कंट्री में सस्टेनेबिलिटी है वो हमारे कल्चर में कल्चर का पार्ट है। आप अफ्रीका जाइए, आप इंडिया एशिया में जाइए, लैटिन अमेरिका में आप देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो उसका ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि हमारा जो हम अपनी कल्चरल नॉलेज को आगे जाके प्रमोट कर रहे हैं। हम कोएग्जिस्ट करते आए हैं प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, हम प्लांट्स की वर्शिप करते हैं, हमारे तो ये कल्चर में एम्बेडेड है। तो आई थिंक इंडिया इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर इन दैट सेंस। और यहाँ पे एक लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, which is about $792 million, and India, Brazil, China together they're contributing about $700+ million to climate finance already. So ये एक important चीज़ है जो कि हमें दूसरे लोग जो बाहर के लोग हैं उनको भी समझनी चाहिए कि ये 3 कंट्रीज़ अकेला इतना फाइनेंस एंड इतना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, बाकी जो 200+ कंट्रीज़ हैं जो ऊपर टॉप 20+ कंट्रीज़ हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द US, UK, सऊदी अरेबिया, UAE, वो 792 मिलियन इतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। तो अगर आई थिंक इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि ये दिखाना कि वी कैन ऑल्सो act as an example because it's in our culture, so we are not going to listen to the West anymore. So India की जो image है specifically in after and during COP28, वो एक important ये है कि जब भी ऐसे रेजिस्टेंस आती है किसी कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से, तो उसको अच्छी नज़र से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा, बट आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक मैसेज है फॉर द वर्ल्ड दैट इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर एंड एज अ विश्व गुरु इन अ सेंस, बिकॉज India has been advocating for the lowest and most marginalized communities, and as a whole India will not bow down to anyone. तो ये एक छवि हमारी इंडिया की हो गई है कि अब वो किसी की बात ऐसे सुनने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज एंड डीकॉलोनाइज क्लाइमेट नैरेटिव। तो मैं वहाँ पे विशेष रूप से मैंने उपनिवेशवाद के बारे में बात करी, मैंने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, और एक आदिवासियों का जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके बारे में काफ़ी बात करी। सो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिस तरह की धारणा है, अब कहते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 10 पोल्यूटर्स, बट हम इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, एक तथ्य जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो US, UK एंड ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज़, इनका जो पोल्यूशन कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा है, एंड अभी भी हमारा जो पर कैपिटा एमिशंस हैं इंडिया का वो 2.2 टन्स है, विच इज़ वे लो, जो काफ़ी लो है हमारे अफ्रीकन नेशन से भी। जो हमारे कल्चर है, अगर हम प्लांट्स को वर्शिप करते हैं, हम एनिमल्स को वर्शिप करते हैं, दैट इज़ हमारे कल्चर का पार्ट है। एंड हम अपने कपड़ों को भी इतना रीयूज़ करते हैं, लाइक वी वेयर साड़ी। तो साड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल clothings. Anybody can wear it. It's very versatile and you can wear it in many ways. It's just a small example. And even with our food, most of us consume vegetarian food, and what that implies is that हमारा जो culture है उसी में ही इतना कुछ सीखने को, इतनी sustainability है कि हम at the individual level we are already very sustainable. हमारा level of emissions जो है वो काफ़ी कम है। तो ये चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा फोकस किया। एंड एक जेंडर इक्वलिटी अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द आदिवासी वुमेन स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, आदिवासीज एज अ होल एंड स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन वुमेन, बिकॉज उनके पास जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड नेचर की जो उनके पास नॉलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो आदिवासी लोग जो हैं वो 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैं, बट 80% बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। एंड हमारा जो, अगर आप इंडिया में भी देखें तो आप देखेंगे कि जो जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका रहना सहना कैसे है। अब ये मेरा एक फोकस था
सो चंडीगढ़ के लिए स्पेसिफिकली एक सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी कंट्री पवेलियंस थे। वहाँ पे साउथ कोरिया का एक पवेलियन था जहाँ पे दे हैड अ सोल्यूशन फॉर द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सो अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है, जहाँ पे भी कंक्रीट और टार होता है, तो गर्मियों के टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी जब सनलाइट वहाँ पड़ती है तो वो बहुत ओवरऑल बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, सरफेस टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें इट्स वेरी अनबेरेबल टू वॉक इतनी गर्मी में, जब कंक्रीट या टार वाले एरियाज़ में। सो वहाँ से एक सोल्यूशन लाई हूँ जो कि मैं चाहती हूँ कि आई वुड बी गिविंग टू द गवर्नमेंट एज वेल। सो व्हाट दे डू इज़ इन साउथ कोरिया दे पुट like there is a pipe which sprinkles water on the road so that the temperature is not so that temperature is lowered. And अगर आप बाहर जाते हो गर्मियों में तो आप देखेंगे कि पहले हमारे बहुत ट्री कवर होता था, बट अब एज कंस्ट्रक्शन हुई एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हाँ ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। और क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर राइज होता है बहुत, गर्मियाँ सही नहीं जाती अब हमसे, रोड पे चलना बड़ा मुश्किल होता है कि गर्मी की वजह से, और वो है कि बिकॉज हम कंक्रीट एंड टार बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन आई ब्रॉट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस एंड आई होप कि वी आर एबल टू ब्रिंग इट टू वी आर एबल टू मेक इट हैपन हियर। यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि वी आर जस्ट वन बिग फैमिली। वहाँ पे हर दूसरे देश के लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग देशों से भी लोग आए हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना, कुछ ऐसे आइलैंड से लोग आए हुए हैं जिनके जो आइलैंड अभी डूब चुके हैं, जैसे तुवल्लु एक आइलैंड है जो कि डूब चुका है, एंड वहाँ से भी ऐसे लोग आए थे। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सब पे डिफरेंटली पड़ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे पानी वेस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कुछ कहीं 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 दूर किसी कंट्री में पड़ रहा है जाके। तो आई थिंक द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आवर वर्ल्ड इज़ समथिंग दैट आई लर्न, एंड ऑल्सो कि देर आर सोल्यूशंस बट हमें पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए। एंड वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी हैव टू होल्ड आवर लीडर्स अकाउंटेबल। हमारे जो लीडर्स हैं हमें उनको बहुत ही स्ट्रेटिजिकली सोच के इलेक्ट करना चाहिए, लाइक व्हाट आर देयर पॉलिसीज़ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड, बिकॉज आर लीडर्स दे आर गोइंग टू डाई बिकॉज दे आर ओल्ड। सो वी आर गोइंग टू लिव इन अ वेरी कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड where there are going to be a lot of climate related events. Heat waves abhi hum dekh rahe hain, and Punjab is supposed to experience a lot of water scarcity. So us respect se it's very important to think about from that perspective कि हमारे जो leaders हैं वो हमारे environment के लिए क्या कर रहे हैं, because वही at the end of the day matter करता है।